नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आज हमने सेकंड चैप्टर को शुरू किया हुआ है। सेकंड चैप्टर जो है उसमें अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप कहते हैं दोज एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होगा। इस पीरियोडिक टेबल का ये जो लेफ्ट हैंड साइड का ये कॉर्नर जो होता है इसको अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन भी आता है और हीलियम भी आता है। हीलियम की क्योंकि इस ग्रुप के साथ प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही थी इसलिए इसे हमने जो है वो पी ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। तो ये सारा हिस्सा जो होता है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक को आपने 1A कहते हैं, दैट इज नोन एज ए अल्कली मेटल। तो ये जो ग्रुप होगा ये हमारे पास अल्कली मेटल कहलाता है, ये अल्कली मेटल होगा। अब दूसरा जो ग्रुप होगा दैट इज नोन एज ए सेकंड ए, ये सेकंड ए ग्रुप कहलाएगा या इसे हम दूसरा ग्रुप कहते हैं। इट्स नेम इज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसे आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाएगा। अब ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अब पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम देखते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास पीरियोडिक जो है एक टेबल बना हुआ है, ये सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो ये जो है इनकी हमने पहले नेम देखनी है, फिर इनकी आपने जो है एटॉमिक नंबर है, फिर एटॉमिक मासेस है, फिर एटॉमिक रेडियाई है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारा ये टेबल अक्सर स्टूडेंट पहले चैप्टर का इस चैप्टर का ये वाला हिस्सा जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे थोड़ी सी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो फर्स्ट ए के मेंबर्स होते हैं इनको वन बाय हम वन बाय देखते हैं। तो पहला जो मेंबर होगा हाइड्रोजन के अलावा ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, ये हमारे पास सीजियम है। यहां तक हम देखते हैं। फिर फ्रांसियम आ जाता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब जो लिथियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। इसके अंदर अगर आप 8 जमा करेंगे तो ये सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इसके अंदर फिर आपने अगर 18 जमा करेंगे 19 तो ये पोटाशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अगर इसके अंदर जो है वो आपने 18 जमा करेंगे 37, ये रुबीडियम का एटॉमिक नंबर आएगा। फिर आप अगर इसके अंदर फिर 18 जमा करेंगे तो ये 55, तो ये सीजियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है कि इनकी कैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो स्कूल का फार्मूला, दो दफा स्कूल लिखोगे, दो दफा पब्लिक स्कूल, फिर आपने पब्लिक स्कूल लिखोगे, फिर हमारे पास दो दफा डीपीएस लिखोगे, फिर दो दफा जो है वो हमने डीपीएस आएगा, दो दफा एफ डीपीएस लिखेंगे और फिर ये एफ डीपीएस, ये हमारा फार्मूला होता है। अब पहला एस जो होगा वो हमेशा 1 से शुरू होगा, पहला पी हमेशा 2 से, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो होता है वो सेकंड शेल के अंदर होता है। डी जो होगा वो 3 से शुरू होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो होगा वो थर्ड शेल के अंदर होता है। एफ जो होगा ये 4 से शुरू होगा, क्योंकि एफ जो ऑर्बिटल होगा ये हमारे पास जो है ये 4 शेल के अंदर मौजूद होगा, ये सब शेल। अब एस के अंदर हमेशा हमने 2 इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं, पी के अंदर हमेशा आपने 6 इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं, डी के अंदर हमेशा आपने 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर आपने 14 इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं। तो इसी चीज को सामने रखते हुए हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं। पहले हमारे पास लिथियम है तो आपने 2 दफा लिखना है स्कूल 1s 2s। तो एक 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और 2s के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब सोडियम का ताल्लुक क्योंकि तीसरे पीरियड से है तो ये 3s पे खत्म होगा, फिर हम स्कूल लिखेंगे, फिर पब्लिक स्कूल, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है। 2 और 2 4 आ जाएगा, ये 6 10 और 1 11, ये 3s पे खत्म हो रहा है। फिर पोटाशियम जो होता है इसका ताल्लुक चौथे पीरियड से है तो ये 4s पे खत्म होगा। फिर हम लिखेंगे स्कूल, ये पब्लिक स्कूल है, ये फिर पब्लिक स्कूल, ये 1s 2s 2p 3s और ये 3p ये 4s। 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के ऊपर 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 12 और 6 18 और 1 19। अब रुबीडियम का ताल्लुक जो है ये 5वें पीरियड से है तो ये 5s पे होगा। तो आप लिखोगे 1s में 2 है, ये फिर हमारे पास 2s पे 2 होगा, ये 2p पे 6 होगा, फिर ये 3s होगा, फिर ये 3p होगा, ये 4s पे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्कूल ये पब्लिक स्कूल है। अब आपने डीपीएस लिखना है, डीपीएस।
तो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 6 और इसके ऊपर 1 होगा। ये 3d होगा, ये जो p होगा ये 4p होगा, ये 5s होगा। आप काउंट करेंगे 37 इसके अंदर बन जाएंगे। ये हमारे पास 6s पे खत्म होगा। फिर वही फार्मूला स्कूल है, फिर आपने पब्लिक स्कूल लिखेंगे, फिर ये DPS बनेगा, फिर ये DPS, तो ये 6s होगा। तो ये 1s है, फिर ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, 3d है, ये 4p है, ये 5s है, ये हमारे पास 4d आएगा, ये 5p है और ये 6s है। अब इसी तरीके से आपने इसे कंप्लीट करेंगे। 2 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 जो होंगे 30, 30 और 6 36 और 2 जो होंगे वो 38, 38 और 10 48, 48 और 6 जो होंगे ये 54 और ये एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और 57 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हमने इनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो आपने कैलकुलेट करना है। वो भी हमारे पास ट्रिक होता है कि एटॉमिक मासेस आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं कि ये जो एटॉमिक मासेस आ रहे हैं ये सारे के सारे ऑड के अंदर आ रहे हैं, यानी ताक के अंदर आ रहे हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ये जो भी एटॉमिक नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें 2 ज़रब देंगे, फिर 1 जमा करेंगे तो उसका जो है वो एटॉमिक मास आ जाएगा। अब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला पहले 3 एलिमेंट्स के लिए आप यूज करेंगे। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 3 × 2 = 1 तो ये 7 आ जाएगा। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होगा। सोडियम को देखें 11 × 2 = 1, ये 22 और 1 23, ये इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। पोटेशियम का 19 × 2 = 1, ये 38 और 1 39 आ जाएगा। रुबिडियम के केस में 10 जमा करेंगे 37 × 2 और ये आपके पास आएगा 74 + 10। तो इसका बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं लेकिन इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 85 है, तो ये 85 इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। सीजियम के केस के अंदर आपने 21 जमा करने हैं ज़रब 2 तो ये 110 आ जाएगा, जमा आपने 132 के करीब इसका एटॉमिक मास होता है तो ये 22 जमा करेंगे इसके अंदर तो ये 132 आ जाएगा। दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ सीजियम। तो ये हमारे पास सीजियम का जो है वो एटॉमिक मासेस आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक मासेस को डिस्कस कर लेना है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दी जा रही हैं हम उसकी तरफ आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास बार बार आता है कि फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं आप इन्हें अल्कली मेटल्स का नाम क्यों देते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो आपने इसी को अल्कली मेटल का नाम क्यों दिया जाता है। तो ये जो अल्कली होता है दैट इज ए अरेबिक वर्ड, ये एक अरेबिक वर्ड है। आमतौर पर ये जो प्लांट्स होते हैं जब इन प्लांट्स को आप जलाते हैं तो इनकी जो ऐश बनती है इस ऐश के अंदर सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है। अगर इस ऐश को हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो क्योंकि उसके अंदर सोडियम होता है और ये सोडियम जो होता है ये कन्वर्ट इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये एक बेस बना देता है और ऐसे बेस जो पानी के अंदर हल होते हैं उन्हें आप अल्कली कहते हैं, इसलिए आप इन्हें अल्कली मेटल कहते हैं। और फर्स्ट है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और ये सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज कर सकते हैं। जैसे ये M है, ये फर्स्ट ए के एलिमेंट्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये मोनो पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो आमतौर पर बनाते हैं। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका टेबल था। अब आपके पास आएगा एटॉमिक रेडियस। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी एटॉमिक रेडियस को हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा तो हम जानते हैं ये टेबल हमें बताता है कि एटॉमिक रेडियस जो होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ जो होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर 3 4 8 है, फिर 19 है, फिर 37, फिर 55 है। अब एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियस भी इसके अंदर इंक्रीज होता जाएगा। अब फिर आता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी अल्कली मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के अमल को हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो हमारे पास पहले जो लिथियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये 520 है और फिर ये आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की 496 है, फिर 419 है, फिर 403 है, फिर 376 है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ये क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज ऑफ एलिमेंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके अंदर जो है
इसके अंदर न्यूक्लियर जो है चार्ज डिक्रीज हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ हम रिमूव कर लेते हैं, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम की तरफ जो होती है वो डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, जो छोटा एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, जो बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो लिथियम की 60 है, फिर 53 है, 48 है, 47 है, फिर 46, यानी तरतीब के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती जा रही है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, हमारे पास ये भी टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जो छोटा एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर ये डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस लिथियम का 123 है, 158 है, 203 है, टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होता जा रहा है। आयनिक रेडियस अगर देखें तो ये भी टॉप से बॉटम की तरफ जो होता है वो हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है। अब मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आमतौर पर डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अगर हमारे पास साइज जितना बड़ा होगा इन केस ऑफ अल्कली मेटल, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो साइज क्योंकि इंक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गई, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी डिक्रीज हो गया। अब हमारे पास यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है डेंसिटी को। अगर हम डेंसिटी देखते हैं तो पहले लिथियम की होती है, फिर हमारे पास सोडियम की है, फिर पोटाशियम की। अब पोटाशियम की जो डेंसिटी होती है वो सोडियम से ज़्यादा है, बाकी तरतीब के साथ है। तो अगर आप डेंसिटी को स्टडी करते हैं, डेंसिटी को अगर हम देखते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। यानी अगर हमारे पास ये जो लिथियम था, ये सोडियम था, ये पोटाशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है, टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इनका मासिस बढ़ता जा रहा है। मासिस बढ़ने से इनकी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो रही है। तो सबसे कम डेंसिटी लिथियम की है, इससे ज्यादा सोडियम की है, फिर पोटाशियम की है, फिर रुबिडियम की है, फिर सीजियम की है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। तरतीब क्या बन जाती है, लिथियम है, लिथियम के बाद डेंसिटी पोटाशियम की आती है, फिर सोडियम की आती है, फिर रुबिडियम की आती है, और फिर हमारे पास सीजियम की आती है। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जो पोटाशियम है इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू सोडियम, यानी पोटाशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, सोडियम की कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास होता क्या है, पोटाशियम की डेंसिटी कम हो जाती है और सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। यानी ये जो पोटाशियम होता है इसकी डेंसिटी कम हो गई और सोडियम की डेंसिटी ज्यादा हो गई। होना क्या चाहिए था, अब इनकी डेंसिटी है कितनी, तो हमारे पास जो लिथियम होगा इसकी डेंसिटी 0.53 है, और ये जो सोडियम होता है 0.97 है, और ये जो पोटाशियम है 0.86 है। अब फिर ये डिक्रीज होती जा रही है और इंक्रीज होती जा रही है, 1.53 है, 1.9, यानी टॉप से बॉटम की तरफ जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो होना ये चाहिए था लिथियम के बाद जो है सोडियम की होती डेंसिटी ज्यादा, सोडियम से ज्यादा पोटाशियम की होती, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया, यानी पोटाशियम की डेंसिटी कम हो गई है और सोडियम की डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसकी रीजन ये होती है, डेंसिटी का यही फार्मूला है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे ये हम जानते हैं कि वाई आइस फ्लोट ओवर सरफेस ऑफ वाटर, कि ये जो आइस होती है ये इस वाटर की सरफेस के ऊपर क्यों फ्लो करती है, तो हम कहते हैं इसकी डेंसिटी जो होती है वो आमतौर पर डिक्रीज हो जाती है। बर्फ की डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपने तो इसलिए जो है आइस जो होती है फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, तो इस केस के अंदर भी यही है कि पोटाशियम जो होता है इसकी डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। वजह क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मतलब कि ये जो इन केस ऑफ पोटाशियम के केस के अंदर जो इसके न्यूक्लियस यानी इसका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनका जो साइज होता है वो वॉल्यूम होता है, साइज होता है वो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से इनकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हमारे पास ये तरतीब बनती है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो हम कहते हैं कि ये एक एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। अब लास्ट जो हमारे पास बात आती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आमतौर पर अगर किसी भी चीज़ के आयन को आप पानी के अंदर डालते हैं तो उस वक्त जो हीट रिलीज होती है दैट इज नाउन एज ए हीट ऑफ हाइड्रेशन। द अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of an ion is brought into water to get hydrate is called heat of hydration। जैसे हमारे पास लिथियम की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है
505 है, फिर ये कम होती जा रही है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, या हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है ये हम कहते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि जो एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन या एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज ओवर साइज। ये चार्ज ओवर साइज के ये रिलेशनशिप होती है। अगर साइज जितना बड़ा हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, फिर सोडियम का इससे बड़ा, इसकी कम होती गई। तो टॉप से बॉटम की तरफ जो होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज साइज ऑफ अल्कली मेटल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि मुझे ये उम्मीद है कि आपने जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच।